चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या पढ़ना था हम लोग को? कहाँ पे हम लोग छोड़ के गए थे? यहीं पे था। सी वाला। कहाँ पे था? पहले छूटा था ना। कोलोक्वल वर्ड बताया था ना। कोलोक्वल मतलब का क्या होता है? जो नॉर्मल हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल जो लैंग्वेज यूज करते हैं वही था कोलोक्वल। तो जैसे ये है, वो हु है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कोलोक्वल वर्ड नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। हुक्ड। हुक्ड मतलब क्या होता है? बताया था कल। क्या होता है हुक्ड मतलब? कांटे जैसी शक्ल। पता है ना। देखो वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। ये यहाँ जो वैल्यूएशन हुआ है ना यूज, देखो ये वैल्यूएशन इसका मतलब होता है मूल्यांकन। सारा चीज का हिंदी लिखा हुआ है। तो उसी तरह से हुक्ड मतलब कांटे जैसी शक्ल होना। ठीक है। गाय तो पता ही है ना। गाय जिसे गाइस बोलते हो, तो वही होता है गाय। आया समझ में? तो गाय भी तो एक तरह का क्या है, इनफॉर्मली लेटर है। गाइस क्या कर रहे हो, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर है। नॉर्मल यूज में करते हैं। स्टफ सामग्री, सामग्री भी क्या है, इनफॉर्मल लेटर है, घर में यूज करते हैं स्टफ। ठीक है। लेकिन स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? जैसे ऑफिस में बैठो, स्ट्रेस आ रहा है, बोलते हो ना। स्ट्रेस आ रहा है, तो स्ट्रेस कैसा है? फॉर्मल हो गया। ये कोलोquial वर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आया समझ में? नेक्स्ट। ऑथर अटेम्प्ट टू ऑफर एडवाइस टू। ऑथर जो है वो किसको एडवाइस दे रहा था? तो उसको पैसेज में क्या पढ़े थे, तो किसको दे रहा था? हम ही लोग को दे रहा था। रीडर्स को दे रहा था कि नहीं? तो रीडर्स को दे रहा था। ठीक है। ऊपर से तो वो चीज हो ही गया सारा चीज। हाउ मच इज टू मच, ये सब चीज हो गया था। बी पॉसिबल डेंजरस, ये सारा चीज हो गया था। स्ट्रेस हुआ है और द रीडर इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय ही से। ऑथर का क्या मतलब था कि टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर, कि अपने लाइफ को ऑर्डर में करो। इसका मतलब उसका क्या था? उसका मतलब था ये कि तू अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करो। अपने लाइफ को क्या करो? ऑर्गेनाइज करो, इसका ये मतलब था। आया समझ में? तो 10वें का ये हो जाएगा आंसर। 10वें का क्या हो गया आंसर? अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करो। गुड इवनिंग। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है नया पैसेज। ठीक है, वो तो पीछे वाला रिवाइज किए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का चीजें स्टार्ट होगा आज का। चलो। जो ये वाला पैसेज है, ये जो है, ठीक है, ये तुम लोगों के लिए है। यानी घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है इसको। क्वेश्चन नहीं है ये। जो बोले थे ना कि एक पैसेज देंगे, कहानी समझना, उसका वर्ड मीनिंग लिखना। ठीक है। वो उस टाइप वाला ये पैसेज है। ठीक है, कि द एम्बिशियस एंट। ठीक है, उसके बाद ये पूरा कहानी पढ़ना है। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, वो सारा चीज लिखना है। वो वाला पैसेज, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। क्वेश्चन आंसर हम लोग इसका बाद में करेंगे। देखो, कुछ वर्ड मीनिंग हमने लिख दिया है। कुछ और, जिसको मान लो कि तुमको इन सब के अलावा इस पैसेज में और कोई ऐसा वर्ड है जो तुमको नहीं आ रहा है। ठीक है। तो वो चीज तुम लोग अपने कॉपी में नोट करोगे और कल लाके चेक कराओगे। ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? तो वो यही वाला पैसेज है। इसका देखो यहाँ पे हिंदी मीनिंग और इंग्लिश में डिफिनेशन, वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो मीनिंग है, वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, उसका कुछ सिनोनियम्स हमने दूसरे स्लाइड में दे दिया है। जैसे एम्बिशियस का दे दिए हैं। ठीक है। डॉन्टिंग का दे दिए हैं, परसिस्ट का दे दिए हैं, इंट्रिग्यूड का दे दिए हैं, कलेक्टिव का दे दिए हैं, कंप्लेसेंट का दे दिए हैं, डेस्पेरेट का दे दिए हैं, मॉडेस्ट का दे दिए हैं। आया समझ में कि नहीं आया? अब जो यहाँ पे है, पहले उसका कहानी नहीं पढ़ेंगे, कहानी तुमको पढ़ना है, लेकिन जो वर्ड मीनिंग है वो पढ़ा देते हैं कि याद हो कम से कम। ठीक है, पढ़ाने से। जैसे, जैसे एम्बिटियस, जैसे एम्बिटियस। एम्बिटियस मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी। एम्बिटियस मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी। जैसे एम्बिशियस, एम्बिशियस है ये जो एम्बिशियस, इसका मतलब महत्वाकांक्षी। एम, एम रखते हो ना अपना एम, वो ऐसे याद करो। अब याद करने का तरीका बता रहे हैं। एम क्या होता है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए एम बहुत ज्यादा महत्व होता है, महत्वाकांक्षी होता है। तो वही होता है एम्बिशियस, मतलब भी महत्वाकांक्षी। याद हो गया कि नहीं याद हुआ? इंग्लिश में उसका एक्सप्लेन करें तो हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड। अपने अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर रखना किस चीज के लिए? सक्सीड के लिए। तो महत्वाकांक्षी होना उस चीज का। ड्रीम मतलब सपना होता है। ठीक है, यानी चीरेस्ट एस्पिरेशन। ठीक है, एस्पायरेशन या एम्बिशन। ठीक है, एम्बिशन होना या गोल होना। ठीक है, ये भी तो एक ड्रीम होता है, गोल फिक्स करना। एम्बिशन होना किसी चीज का। ऐसा समझ में? किसी चीज के लिए एस्पायर रहना, हासिल करना है हमें उस चीज को।
ठीक है। डॉन्टिंग क्या होता है, डरवाना होता है। सीम डिफिकल्ट और फॉर्मिडेबल, ठीक है, ये सब का मतलब क्या होता है, डरवाना, किसी को डरवा रहे हो। डिटरमाइंड होना, दृढ़ निश्चयी होना, डिटरमाइंड होना, ठीक है। हैविंग मेड ए फर्म डिसीजन, फर्म मतलब क्या होता है, कठोर डिसीजन लेना। एंड रिजॉल्व नॉट टू चेंज इट, एंड उसको क्या करना, रिजॉल्व कर देना, बिना चेंज किए हुए ही उस चीज को रिजॉल्व कर देना। मॉक मतलब मजाक उड़ाना होता है, मॉक करना है, समझ में, यानी उसको, उसका मजाक उड़ाना, यानी टीसेस या फिर रेडिकल, ठीक है। रेडिकल मतलब ये होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। टीजेस मतलब ये होता है मजाक उड़ाना। परसिस्ट मतलब लगातार प्रयास करते रहना, यानी कंटिन्यू इन ए कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन कर रहे हो उसमें कंटिन्यूअस बनाए रखना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, परसिस्ट, ठीक है। इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज और डिले, चाहे लेट हुआ हो, चाहे उसमें डिफिकल्टी हो रहा हो, लेकिन तब भी उसमें कंटिन्यूअस तुम लगे हुए हो, उसी को परसिस्ट कहते हैं, है समझ में। इंट्रिग्यूड मतलब होता है उत्सुक, इंट्रिग्यूड मतलब उत्सुक होता है, यानी क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है समझ में। नेक्स्ट, डेडिकेशन मतलब संपन्न, किसी चीज पे एकदम डेडिकेट लगे पड़े हो, पढ़ने में लगे पड़े हो, डेडिकेशन लगाए पड़े हो, ठीक है, उसी को कहते हैं क्या चीज, पूरी तरह से संपूर्ण होना उसके ऊपर, ऐसा समझ में, संपन्न हो एकदम, लगे पड़े हो। कलेक्टिव यानी समूह होता है, कलेक्शन, कलेक्शन से ही कलेक्टिव बना है, आई वी लगाया गया, ठीक है। डन बाई मोर पीपल और थिंग टुगेदर, एक साथ होना, ठीक है, उसी को कलेक्टिव कहते हैं। ड्रॉट मतलब सूखा होता है, ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं, यानी कि एबनॉर्मली लो रेनफॉल, नॉर्मल बताए थे उसमें एब लग जाता है, यानी कोई नॉर्मल ना हो, उसी को कहते हैं एबनॉर्मल, यानी कि लो रेनफॉल हुआ है, एकदम नॉर्मल से भी कम हुआ है समझ में, तो वहां सूखा पड़ेगा, वही होता है उसका मीनिंग। कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, का जो संतुष्टि होता है उसी को क्या कहते हैं, कंप्लेसेंट कहते हैं। डिस्पेरेट क्या होता है, हताश होना, जब हताश हो जाते हो तो उसे डिस्पेरेट कहते हैं, ऐसा समझ में, जब दुखी रहते हो, निराश रहते हो, ऐसा समझ में, यानी कि फीलिंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग नीड और डिजायर, यानी किसी चीज के लिए एकदम बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरत है, बहुत ज्यादा इच्छुक है तुम्हें वो चीज पाने के लिए, उसके लिए हताश हो, तुम्हें मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो वही होता है डेस्पेरेट वाला सिचुएशन। स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी, स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब क्या होता है, स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखमरी होता है, यानी भूख से जो लोग मरते हैं, यानी सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज्यादा भूखे होना, ये होता है भूखमरी, स्टारवेशन। हीरो तो पता है नायक होता है, ठीक है, नोबल क्वालिटीज जिसमें होता है। मॉडेस्ट मतलब विनम्र पर्सन वाला व्यक्ति, ठीक है, उसी को मॉडेस्ट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स कुछ कुछ का देख लेते हैं, जैसे एम्बिशियस, एम्बिशियस को एस्पायरिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारे पास एम है तुम उसके लिए महत्वाकांक्षी हो, एस्पायर हो। एगर, एगर मतलब क्या होता है, उसके लिए लगे रहना, तुम जी जान लगा करके, एगरनेस की तरह। डिटरमाइंड हो, निश्चय एकदम कर लियो, फिक्स कर लियो। डॉन्टिंग मतलब इंटिमिटेट, सॉरी, इंटिमिडेटिंग करना, ओवरविलिंग करना, फॉर्मिडेबल करना, परसिस्ट कंटिन्यू लगे रहना, एंड्योर रहना, परसिवर, पर्स परसिवर रहना, ठीक है। उसके बाद इंट्रीगाइड, इंट्रीगाइड मतलब फासिनेट रहना, फैसिनेट रहना, ठीक है, क्यूरियस रहना, इंटरेस्टेड जगाए रखना अपने, किसको, इसको, फास्टिनेटेड, क्यूरियस, है समझ में। कलेक्टिव मतलब ज्वाइंट, कोई चीज ज्वाइंट है उसको कलेक्शन में आ गया। कंबाइंड है, यूनाइटेड है, उसको कहते हैं। दिक्कत अगर हो कहीं तो पूछना। कंप्लेसेंट मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाई, खुद को सेटिस्फाई करना। स्मग करना, स्मग मतलब होता है खुद को सेटिस्फाई करना। ये कंटेंटेड करना, यानी खुद को क्या करना, सेटिस्फाई करना होता है, कंटेंटेड भी। डिस्पेरेट मतलब फ्रैंटिक हो गया, अर्जेंट हो गया, डिस्पेरेट हो गया, ठीक है, वही चीज दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पर। मॉडेस्ट मतलब जो हम्बल हो, जो अनएज्यूमिंग हो, जो मॉडेस्ट हो, फिर से दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात, चलो समझ में आया। नेक्स्ट, अब यहाँ से अपना आज का पैसेज स्टार्ट हो रहा है, आया समझ में। अब ऐसे ही करना है, कैसे करना है, अब जो है ये एक लास्ट हम लोग का मेरे ख्याल से है डिस्क्रिप्टिव पैसेज, इसके बाद हम लोग का शायद स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, फैक्चुअल पैसेज स्टार्ट हो जाएगा, ये लास्ट पैसेज है, इसके बाद हम लोग का कौन सा पैसेज स्टार्ट हो जाएगा, फैक्चुअल स्टार्ट हो जाएगा, देख लेते हैं लास्ट है कि कौन सा है। हाँ, इसके बाद फैक्ट कौन से स्टार्ट हो जाएगा, फैक्चुअल पैसेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो, ये प्रीवियस ईयर का है, सीबीएसई में आया हुआ है, सेट टू पेपर में 2021-22 वाले में, सीबीएसई के उसमें 10th क्लास का ही 2022 के पेपर में आया है, क्या हो गया, 21-22 वाले सेशन में आया है, सेट नंबर 2 में था ये क्वेश्चन, आया समझ में। अब वो फैक्चुअल यानी ये लास्ट हम लोग का डिस्कट है, तो लास्ट है, लास्ट है, तो इसको तुम लोग खुद समझोगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे।
जिसका वर्ड मीनिंग अभी तुम पढ़ो, वर्ड मीनिंग नहीं आया तो बताना, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको पीछे कर देंगे, इधर जहाँ वर्ड मीनिंग है वहां से ढूंढना होगा। आया समझ में? चलो रेडी हो जाओ, जिसका भी नहीं आएगा कहना, हम पीछे कर देंगे। और ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये तुम लोगों के लिए अब हो रहा है, ऐसा मत समझना कि टाइम वेस्ट हो गया। जब तक तुम लोग नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। हम तो इसे पढ़ा के बता के चले जाएंगे। कह रहा है हेल्ड एवर ईयर ऑन 21 मई, यानी हर साल 21 मई को ये चीज किया जाता है, हेल्ड मतलब करवाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। आया समझ में? एक संस्था है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ये चीज करवाया जाता है। लीड्स, जो लीड करता है यूनेस्को उस चीज को, किस चीज को लीड करता है? दूसरा सेंटेंस हाँ, लीड किस चीज को लीड करता है? तो द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, हाँ सॉरी फॉर। तो किस चीज को लीड करता है? तो एक सेलिब्रेशन करता है वर्ल्ड डे का, वर्ल्ड डे के नाम से सेलिब्रेशन करता है, जिसमें कि वो कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल मतलब होता है, हाँ कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए वो शो करता है, यानी कि उनको उस अपने प्रोग्राम में उस चीज को दिखाता है। आया समझ में? जिसमें डायलॉग यानी बातचीत होता है, और डेवलपमेंट के बारे में चीजें दिखाई जाती हैं कि कैसे शहरों में, मतलब हमारे देशों में, अलग अलग देशों में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उस चीज को दर्शाया जाता है। आगे पढ़ो। हाईलाइटिंग नॉट ओनली द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड कल्चर, ये सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइट करने के लिए नहीं दिखाया जाता है कि वर्ल्ड का कल्चर कितना रिचनेस में है। ऐसा समझ में? गरीब, रिचनेस मतलब गरीब, अच्छा अमीर, हाँ मतलब कितना अच्छा है वर्ल्ड का कल्चरल्स, वो दिखाने के लिए ही नहीं सिर्फ ये होता है। आया समझ में? लेकिन बट, जबकि, या फिर ऐसे कि ऑल्सो द इसेंशियल रोल ऑफ इंटर कल्चरल डायलॉग, बल्कि वो ये भी जरूरी वहां पे होता है, वो भी जरूरी से दिखाता है। इसेंशियल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इंटर कल्चरल डायलॉग, यानी कि एक दूसरे का जो कल्चर है उससे बातचीत करने का मौका मिलता है इस फंक्शन की वजह से। फॉर अचीविंग, क्या अचीव करने के लिए? पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में शांति अचीव करने के लिए, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो फिर इस पैसेज में आ गया, कितनी बार यूज हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। है समझ में? पिछले 2-3 पैसेज से तो आ ही रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो लॉन्ग समय तक क्या रहे, टिकाऊ बना रहे, उसे वो कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तक ये पैसे समझ में आया यहाँ तक? अब ये फिर से लाइन तुम लोग पढ़ो, एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाओ, फिर हम उसको समझाते जाएं। फिर वही बात है, तुम पूछो मत, तुम पहले पढ़ो, देखो पढ़ के मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बार बार सब पूछिए लोगे तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का? करो। पढ़े, इतना टाइम लगता है? मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन तुम लोग का बहुत वीक है, रीड करने का क्षमता। रीड कर रहे हैं, एक लाइन पढ़ के समझ अच्छा, हुआ? पढ़ लिया पूरा? अब हम पढ़ेंगे तो मिलाते जाना कि जो हम समझे हैं क्या उस तरह का है कि नहीं है, एकदम अलग समझ लिए, ठीक है? इसलिए अब पढ़ने के लिए तुम लोग को दे रहे हैं। कह रहा है रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी हैज प्रूव्ड द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द कल्चर एंड क्रिएटिव सेक्टर, मतलब कि रिसेंटली एट जनरेटिंग सोशल कोहेंशन, एजुकेशनल रिसोर्सेज एट पर्सनल वेलबींग इन
टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस मतलब क्या होता है? मुसीबत की घड़ी जो होता है, बहुत ज्यादा, एक तरह से कहो जो महामारी जो होता है उसे क्राइसिस महामारी। कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल इमरजेंसी लगा था, ठीक है, जो किसकी वजह से? जब उस समय महामारी था, टाइम ऑफ क्राइसिस के समय में जो इंटरनेशनल इमरजेंसी लगा था, उससे एक चीज तो प्रूफ हो गया। क्या चीज प्रूफ हो गया? कि द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर्स, यानी कि जो कल्चरल और क्रिएटिव सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, कौन? कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर के जो लोग हैं। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मीनिंग। इंट्रिंसिक मतलब अंतर्निहित, यानी जैसे कि जो इसेंशियल हो, इंपॉर्टेंट हो, है समझ में? जो चीज इंपॉर्टेंट हो उसी को इंट्रिंसिक कहते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं इंपॉर्टेंट। ताकि उसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है और सिनोनिम्स दिया हुआ था उसमें। तो इससे हमें ये पता चला इंपॉर्टेंट रोल निभाया किसने? कल्चरल और क्रिएटिव सेक्टर के लोगों ने। कल्चरल और क्रिएटिव सेक्टर के लोगों ने ये एक बहुत ही इसेंशियल, यानी कि इंसेंट्रिक मतलब इसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उन्होंने। आया समझ में? कल्चरल क्रिएटिव सेक्टर के लोग कौन होते हैं? जैसे डांसर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, तबला बजाने वाले हो गए, यही सब तो है कल्चरल और क्रिएटिव सेक्टर के लोग। आया समझ में? आर्ट्स करने वाले, जैसे ड्राइंग जो बना रहा है, बढ़िया ड्रॉ करता है, ये सब लोग क्या है? कल्चर क्रिएटिव सेक्टर के लोग हैं। तो उन्होंने एक इसेंशियल रोल निभाया ड्यूरिंग किस समय? इंटरनेशनल इमरजेंसी के समय। यही तुम लोग सोचे थे पढ़ करके? तुम लोग तो हिंदी मीनिंग निकाले ही नहीं थे। एट जनरेटिंग, किस चीज को जनरेट करके? तो सोशल कोहेंशन को जनरेट करके। सोशल कोहेंशन, कोहेंशन मतलब हाँ क्या होता है? नहीं पता है। सोशल कोहेंशन मतलब कि समाज को इकट्ठा करके, कि भाई तुम लोग एकता में रहो, बटोगे तो फिर क्या हो जाएगा? और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आया समझ में? क्या है? नहीं, महामारी के समय एक साथ रहो, मिलजुल के रहो, क्योंकि इधर उधर भटकोगे तो फिर भटक जाओगे। ये चीज समझ में आया? तो सोशल कोहेंशन किसने कहा? कल्चर क्रिएटिव लोगों के, कल्चर और क्रिएटिव लोगों ने जो है वो बताया बाहर आकर के सामने, जनता के सामने, कि सोशल कोहेंशन बनाओ। एजुकेशनल रिसोर्सेज को इन्होंने मजबूत किया पढ़ाने लिखाने में। उस दौरान जहाँ पे इमरजेंसी लगा हुआ पूरे वर्ल्ड में, वहां पे इन लोग बाहर निकल करके और जो एजुकेशन रुका पड़ा था उस रिसोर्स को क्या किए? आगे बढ़ाए, पढ़ाने में मदद किए सब लोगों को। आया समझ में? पर्सनल वेलबींग, कैसे रहना है क्राइसिस के टाइम पे, वो सब उन्होंने बताया। आया समझ में? क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज उन्होंने बताया। किन्होंने? क्रिएटिव एंड कल्चर के लोगों ने, कल्चर सेक्टर के लोगों ने। ये इट लोग के बारे में कहाँ पर हम समझेंगे? क्या चीज? कुछ यहाँ बोलो। पे खाली दिए कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर, हाँ, तो आप लोग के बारे में बात करें। अरे तो कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर के लोग इंट्रिंसिक वैल्यू, महत्वपूर्ण वैल्यू निभाते हैं। उन्होंने प्रूफ किया, हैज प्रूव्ड। एक दिन में सड़ी जाएगा समझ लीजिए। घर पे प्रैक्टिस करोगे नहीं, बर्थडे के नाम पे छुट्टी ले लोगे, तो कहाँ से नाम समझ में आएगा चीजें? हैं? कल पूरा दिन तो तुम्हारा मजा मौज मस्ती में गया, एक बार भी पैसेज खोल के देखे नहीं, परसों पढ़े थे। तो कहाँ से आएगा समझ? हैं? 10 बार बोले हैं कि कम से कम डेली एक पैसेज लगाओ, चाहे जितना इमरजेंसी हो, आधा घंटा तो निकालना पड़ेगा डेली का, क्योंकि एक दिन भी छूटेगा फिर माइंड जहाँ था वहीं रह जाएगा। ग्रो हो रहा था माइंड, लेकिन अगर एक दिन भी छूटेगा तो फिर वो जितना प्रोग्रेस में था उतना फिर डाउन हो जाएगा। एक दिन के गैप से तुमको लगेगा कि एक ही दिन तो छुट्टी मारते हैं, एक दिन नहीं है। तुमने जितना पीछे मेहनत किया उतने दिन में, इतना ग्रो करने के लिए, हल्का भी पूरा डाउन हो जाएगा एक दिन में। फिर जीरो लेवल पे आ जाओगे, जिस लेवल पे थे वहीं पे आ जाओगे। आया समझ में? तो लर्निंग के समय में कभी भी गैप किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। या तो हो रहा है तो फिर घर पे बैठ के कम से कम उसको अपना रूटीन में रखो, कि इस दिन अगर गैप हम कोचिंग में किए हैं तो घर पे इस चीज को पढ़ लें। लेकिन नहीं, तुम लोग का तो उल्टा ही रहता है। आया समझ में? तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस इट हैज ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द सेक्टर्स। देखो सेक्टर, सेक्टर्स मतलब, अब यहाँ सेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? क्रिएटिव और कल्चरल लोग हैं उनके बारे में कह रहा है। देखो वो लगा हुआ है, पोस्ट ऑफिस से लगा हुआ है। ऐसा समझ में? तो यहाँ सेक्टर्स का मतलब ही हो गया पूरे इसके बारे में बात हो रहा है, उन लोगों के बारे में, ठीक है। तो इट हैज द अंडरस्कोर्ड द सेक्टर्स द पोटेंशियल टू द जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इस क्राइसिस के दौरान
ये एक तो अंडरस्कोर्ड हो गया, यानी ये चीज एक चीज तो हम लोग को पता चल गया इस महामारी के दौरान। एक चीज तो पता चला हम लोगों को, क्या चीज, कि जो सेक्टर वाले लोग थे, क्रिएटिव और कल्चर सेक्टर वाले लोग थे, वो एक महत्वपूर्ण जो है एक तरह से पद जो है वो निभाए हैं। इससे हमें ये चीज पता चला कि वो जनरेट कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। आया समझ में? यानी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ में ये मदद कर सकते हैं। इस क्राइसिस के बाद हमें एक चीज पता चल गया कि कल्चरल और सेक्टर वाले लोग भी जो हैं वो देश की इकोनॉमिक को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आया समझ में? इस क्राइसिस के बाद पता चला। समटाइम्स विच इज टू ऑफन अंडरस्टिमेट, जिसको कि हम लोग कुछ समय जो है क्या कर दिया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे, अंडरस्टिमेट कर दिया करते थे। ठीक है, जिसको कि हम लोग पहले क्या कर दिया करते थे, अंडर एस्टिमेट कर दिया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे, इनको कोई वैल्यू ही नहीं दिया करते थे। लेकिन क्राइसिस के बाद एक चीज तो पता चल गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ में ये लोग भी जो है एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं, और अगर निभाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया का नहीं, मतलब कि कंट्री का और अच्छा होगा। ऐसा समझ में? ये चीज इस क्राइसिस से पता चला। ठीक है, जिसको हम लोग इग्नोर किया करते थे। ये पूरा इतना पैसेज बोल रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट, इसको पढ़ो। मीनिंग निकालो, बिना मीनिंग निकाले काम नहीं चलेगा। ये जगह का नाम है अजेंडा। कच्ची, अरे एजेंडा मतलब होता है कोई जैसे मुद्दा, तुम्हारा एजेंडा क्या है, वो एजेंडा है। एकदम जीरो ही हो गया तुम्हारा माइंड, एजेंडा का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हाँ? हम्म। पढ़ रहे हो? भैया ये गोल्स के बाद ब्रैकेट में क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पढ़ लिए पूरा? Drawing upon the creative potential of the world citizens, which is engaged in consumer governance to ensure that all member societies are complete from self-development. हो गया? हम्म। हाँ, दूसरी बात देखो, एग्जाम में अब हमको इसे पूरा डिटेल में पैसेज को पढ़ना भी नहीं, ऊपर ऊपर समझ लेना है। इतना टाइम नहीं होगा उस पैसेज पढ़ने का, अभी तुम लोग इतना समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना, डेली एक एक पैसेज प्रैक्टिस करो, तो फिर तो आदत बन जाएगा, फिर तो समझने भी लगो पढ़ के। ठीक है, लेकिन अगर अभी समझ में भी नहीं आ रहा है, तो एक प्रोसेस अपना निभाना पैसेज को सॉल्व करने का, सबसे वो तो हमेशा वही रखना, एग्जाम में भी वही प्रोसेस रखना। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, जितना क्वेश्चन होगा उसको पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आना किस पर, पैसेज पर। जब जैसी पैसेज में अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिल गया लाइन, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन पे जाओ जिस क्वेश्चन में वो उस तरह का लाइन मिल रहा है। ठीक है, उस क्वेश्चन को समझो और फिर इस लाइन को पूरा ध्यान से पढ़ो, देखो कि इससे आंसर बन रहा है कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो आंसर लिख दो। आया समझ में? हाँ, आया समझ में? ऐसे करो। ठीक है, उससे क्या होगा, पूरा पैसे समझने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। ठीक है, चलो। क्या कह रहा है, विद द एडॉप्शन, एडॉप्शन मतलब क्या होता है, अडॉप्ट करना किसी चीज को। ठीक है, तो विद द एडॉप्शन इन सितंबर 2015 में किस एक चीज को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, विथ द एडॉप्शन करने के साथ साथ कौन सा चीज को, ऑफ द 2030 एजेंडा। ठीक है, 2030 एजेंडा को जो है वो एडॉप्शन लाया गया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030 का जो एजेंडा था, 2030 तक हमें यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, ये चीज में अपना डेवलप करना है सिटीज में या फिर कंट्री में। उस एजेंडा को 2015 में क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया।
किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएन के द्वारा। एंड एक रिजोल्यूशन लिया गया, ठीक है, रिजोल्यूशन जैसे तुम 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लेते हो ना, कसम या शपथ जो कह सकते हो, तो वही चीज है। तो एक रिजोल्यूशन लिया गया किसके द्वारा? कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कल्चरल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। है समझ में? यानी कि सबसे पहले अडॉप्ट किया गया 2030 का एजेंडा, ठीक है, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है, इंपॉर्टेंस दिया गया। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी 17 को वो बनाया गया वर्क कि इसको पूरा करना है, इन 17 काम को जो है 2023 तक पूरा करना है, इस चीज का एजेंडा बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद जो है यहाँ गया, कहाँ गया, अडॉप्ट किया गया किस चीज को? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में फिर अडॉप्ट किया किस चीज को? कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अडॉप्ट किया गया। आया समझ में? उसके बाद क्या हुआ कि इस जब ये दोनों अडॉप्ट कर लिया गया, इससे एक मैसेज निकल करके आया, मैसेज ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। इससे एक मैसेज निकल करके आया कि जो हमारा कल्चरल एंड डाइवर्सिटी है, ठीक है, फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। कब? 2015 में जब एजेंडा लिया गया 2030 का, ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ एक और चीज अडॉप्ट किया गया, कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बाद वो मैसेज और जो है स्ट्रॉन्ग हो गया। कौन सा मैसेज? कि वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ये चीज और इंपॉर्टेंट मुद्दा या फिर इंपॉर्टेंट मैसेज उभर करके सामने आया समझ में कि नहीं आया? इसमें क्या था कि इसमें 17 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल फिक्स किया गया था कि ये चीज पूरा कर लेंगे 2030 तक, कैन बी अचीव करेंगे बाय ड्रॉइंग अपॉन द क्रिएटिविटी पोटेंशियल, अपना क्रिएटिविटी का पोटेंशियल दिखाएंगे, ठीक है, फॉर द वर्ल्ड से डाइवर्स कल्चर, जितने भी वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के कल्चर्स हैं, ठीक है, उनके साथ। एंड इंगेज रहेंगे हमेशा, इंगेजमेंट मतलब क्या होता है? एक साथ रहना, कांटेक्ट में रहना, उसे इंगेजमेंट कहते हैं। इंगेज रहेंगे इन कंटिन्यूअस डायलॉग, और हमेशा बातचीत करते रहेंगे, अलग अलग देशों के अलग अलग कल्चर्स के साथ में हम लोग क्या करते रहेंगे? हमेशा इंगेजिंग रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। है समझ में? टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी मेंबर हैं सोसाइटी में, यहाँ सोसाइटी का मतलब पूरे वर्ल्ड का बात हो रहा है, कि जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटीज में, उन सबको बेनिफिट मिल सके, किस चीज का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आया समझ में पैसेज? यहाँ तो पूरा पैराग्राफ समझ में आया? आया समझ में पैसेज? ये चीजें यहाँ पे, यानी ये सिंपल से कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हमें 17 जो एजेंडा हमने लिया है, अगर उसको पूरा करना है, तो हमें अपने जो डाइवर्स कल्चर है पूरे वर्ल्ड में, उनको इंगेज, हमेशा मिलजुल के रहना पड़ेगा, बातचीत करते रहना होगा, ठीक है, तभी हम लोग, हमें जितने भी सोसाइटी मेंबर उन सबको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा इसका। है समझ में? क्योंकि जब हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे, तो बातचीत से क्या होगा? बातचीत करने से ही तो किसी चीज का हल निकलता है, किसी प्रॉब्लम का हल, उस चीज का प्रॉब्लम का हल आसानी से निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि हर कंट्री जल्दी जल्दी ग्रो अप होगा, डेवलप अच्छा खासा होगा उन लोग हर कंट्रीज में। आया समझ में? जिससे हमें तो फायदा मिलेगा ही, हमारे अगले वाले आने वाले जनरेशन को भी मिलेगा फायदा। आया समझ में? ये चीज पूरे इस पैसेज में कह रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको पढ़ो। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर्स इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस। ब्रिजिंग द गैप का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ब्रिजिंग मतलब एक्सप्लेनेशन ब्रिजिंग का, हर चीज लिख के लाया गया है ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ब्रिजिंग का मतलब होता है कनेक्ट करना दो या दो से ज्यादा चीजों को। जब दो या दो से ज्यादा चीजों को कनेक्ट किया जाता है, कब? जब प्रीवियसली वो सेपरेट हो चुके हैं। कभी पीछे जो है लड़ाई उड़ाई हुआ होगा तो सेपरेट हो गए होंगे, यानी पीछे कभी ना कभी ज्वाइंट होंगे, फिर सेपरेट हो गए होंगे। है समझ में? जैसे इंडिया पाकिस्तान, पहले तो एक ही था, फिर लड़ाई हुआ, अलग हो गए। है समझ में? लेकिन अभी तो ज्वाइंट नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि पीछे कभी क्या था? पीछे कभी एक थे, लेकिन किसी कारण की वजह से अलग थे, अलग हो गए। अब फिर बाद में उन लोगों के बीच में क्या हो गया? कनेक्शन बैठ गया। फिर तो ये होता है ब्रिजिंग कहना उसी को। है समझ में? जिसको सेतु बनाना कहते हो। अच्छा देखो, ब्रिजिंग से ब्रिज निकल रहा, ब्रिज। तो पहले जमीन लैंड एक था, ठीक है, बारिश की वजह से बीच में गैप निकला जो नदी बन गया। हाँ, अब इन दोनों नदियों में से यहाँ से एक व्यक्ति को इधर जाना है, तो एक पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया। तो क्या हो गया? किसी पुराने चीज को कनेक्ट करने के लिए जो चीज यूज होता है उसी को ब्रिजिंग कहते हैं।
अब याद रहेगा, हाँ तो उसको ब्रिजिंग कहते हैं। तो ब्रिजिंग करना यानी सेतु बनाना जिसको कहते हो, तो बिल्ड ए ब्रिज, क्या कह रहे हो, अच्छा कनेक्शन गई थी कि बिल्ड ए ब्रिज, आया समझ में, लिंक करना किसी चीज को, उसी को कहते हैं ब्रिजिंग, यानी पुल बनाने को कहते हैं, ठीक है। कि बिल्ड ए ब्रिज, देखो कितनी बार एक ही चीज को लिखे ताकि याद रहे तुम लोग। सिनोनिम्स इसका कनेक्ट करना, लिंक करना, ज्वाइन करना, यहाँ पे कॉमा और आएगा, ये अलग है, ज्वाइन और यूनाइटिंग अलग है, ठीक है। ज्वाइन करना, यूनाइट यानी एक कर देना, स्पैनिंग करना, ठीक है। ब्रिज द गैप, देखो वो चीज वहां पैसेज में यूज हुआ है, ब्रिज द गैप यानी गैप को क्या करना, उस चीज को फिल करना, लिंक कर देना, उस गैप को लिंक बना देना एक दूसरे से, ठीक है। मेडिएट कर देना, रिकाउंसलिंग कर देना, ये सब इसका क्या है, सिनोनिम्स है। आया समझ में यहाँ तक, हाँ कोई दिक्कत है? नहीं तो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चरल्स, यानी जो भी अलग अलग तरीके के जो कल्चर्स थे पूरे इंडिया में, उनके बीच में जो भी गैप था, उस गैप को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इज अर्जेंट, सॉरी, कनेक्ट करना जरूरी है, अर्जेंट है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, आया समझ में, उस गैप को फिल करना, ताकि किसके लिए, ताकि शांति मिल सके, रहे पूरे देश में, स्टेबिलिटी बना रहे, डेवलपमेंट हो सके हर जगह, ठीक है। तो ये जरूरी है कि जितने भी कल्चरस हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सबको क्या, उनके बीच में जो गैप है उसको फिल करना होगा, है समझ में। कल्चरल डाइवर्सिटी इज ए ड्राइविंग फोर्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए कल्चरल डाइवर्सिटी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है समझ में, जितना फोर्स लगाओगे उतना जल्दी वो ग्रो होगा, है समझ में। नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ही रिस्पेक्ट में बढ़ेगा नहीं, डेवलप नहीं होगा, और भी रिस्पेक्ट में होगा, जैसे मीन्स ऑफ लीडिंग, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद बट ऑल्सो एज ए मीन ऑफ लीडिंग ए मोर फुलफिल इंटेलेक्चुअल, यानी बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से यानी बुद्धि बढ़ेगी, आया समझ में। इमोशनली चीजें अटैच रहेगा, मोरल वैल्यू रहेगा, स्पिरिचुअल लाइफ रहेगा, आया समझ में, एकदम शांतिपूर्ण, एकदम शांत जीवन रहेगा, डेवलपमेंट हर जगह उन्नति बढ़ा रहेगा, ये सब चीज होगा, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, ये सब भी उसके साथ साथ होगा। दिस इज कैप्चर्ड इन द कल्चरल कन्वर्सेशन, जो कल्चरल कन्वर्सेशन यानी जो एजेंडा लिया गया था, उसमें भी ये चीज लिखा हुआ है, ये चीज बोला गया है कि ये चीज हमें अचीव करना है, ऐसा समझ में, तो इससे हमें ये फायदा होगा, ऐसा समझ में, कैप्चर्ड है वो चीज, विच प्रोवाइड ए सॉलिड बेसिस फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चरल बेसिस, जो कि इसी से जो कि प्रोवाइड होता है एक सॉलिड बेस, एक इस सॉलिड बेस हमें मिल जाता है, ठीक है। क्या चीज करने के लिए, कल्चर डाइवर्सिटी को प्रचार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, ऐसा समझ में, एक सॉलिड बेसिस हमको मिल जाता है। कल्चर डाइवर्सिटी इज दूज एंड एसेट्स, कल्चर डाइवर्सिटी एक तरीके का एसेट्स है, एसेट्स क्या होता है इसको ही समझ लेते हैं, ठीक है। एसेट्स, अब देखो एसेट्स और गुड्स सेम बात है, एसेट गुड्स सेम बात है, इस चीज को पढ़ लेना तुम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लेना, अभी हम जो इसको पढ़ करके नहीं बता रहे हैं, एसेट्स गुड्स सेम बात है, अंतर बस समझ लो सिर्फ इतना सा। एसेट्स, एसेट्स उसको कहते हैं जिसको, जिस पर तुम्हारा अधिकार हो, ऐसा समझ में, गुड्स भी उसको कहते हैं जिस पे तुम्हारा अधिकार हो, दोनों बात सेम है, दोनों का मतलब समान वस्तु ही होता है, ठीक है। अंतर बस हल्का सा ये है कि एसेट्स को तुम एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं ले जा पाओगे, लेकिन गुड्स यानी सामान को तुम एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हो, ठीक है। अब एसेट्स में जैसे तुम्हारा जो जमीन है, तुम्हारा जमीन है, तुम्हारा पेड़ होगा, ऐसा समझ में, जिस पर अधिकार होगा तुम्हारा, तुम्हारा घर होगा, ठीक है। ये सब चीजों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो, लेकिन कार है, ठीक है, तो कार तो उठा के ले जा, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो लेकर के, ठीक है। जैसे और भी गुड्स में आ जा सकते हैं, जैसे तुम्हारा राशन घर का सामान है, सब चीजें हैं, बेड है, सब चीजें, तो ये सब गुड्स में आ जाते हैं। तो एसेट्स और गुड्स समझ में आ गया। वैसे एसेट्स जो है, गुड्स जो है वो एसेट्स में ही आता है, क्यों, क्योंकि एसेट्स का मतलब ही है तो जो इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों चीज होता है, टेंजिबल भी होता है और इंटेंजिबल भी होता है। टेंजिबल यानी जैसे जिस चीज को तुम छू रहे हो, फील कर सकते हो, ठीक है, वो चीजें हैं, जैसे घर है, कार है, ज्वेलरी है, ठीक है। और एसेट्स जैसे इंटेंजिबल जिसको कि तुम छू नहीं सकते, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, कॉपीराइट, ये सब चीजें हैं, है समझ में। ये एसेट्स में ही तुम्हारा गुड्स आता है, इसलिए बोला गया है क्या चीज, इन दोनों का डिफरेंस में, कि गुड्स को हम एसेट बोल सकते हैं, लेकिन सभी गुड्स एसेट हो सकते हैं, लेकिन सभी एसेट्स को हम गुड नहीं बोल सकते, यही चीजें, ये सब चीजें यहाँ लिखा हुआ है, अपना पढ़ लेंगे, आया समझ में। तो एसेट समझ में आया, चलो आते हैं पैसेज, यही थे ना, यहाँ थे।
तो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो आप इसको, क्या कह रहा है कि कहाँ गया, कल्चरल डाइवर्सिटी एक तरीके का एसेट्स है, ठीक है, वैसे ही जो है हम ही लोग तो जिम्मेवार उसके वो हैं, पूरा अधिकार है। दैट आर डिस्पेंसेबल फॉर पॉवर्टी, जो कि पॉवर्टी को कम करता है, गरीबी को कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, रिडक्शन करता है, एंड अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कराता है, अचीवमेंट दिलाता है। आया समझ में? At the same time, acceptation and recognition of culture diversity in particular through in innovative use of media, उसी समय पर हम एक्सेप्ट भी करते हैं और रिकॉग्नाइज भी करते हैं, सोचते भी, ठीक है, किस चीज को, कल्चरल डाइवर्सिटी को पर्टिकुलर थ्रू इनोवेटिव यूज, बहुत ज्यादा यूज में, किस चीज का, इनोवेटिव, बहुत ज्यादा इन्वेंशन करना, वही इनोवेटिव होता है, बहुत ज्यादा यूज, अभी देखेंगे वहां दिया हुआ है वर्ड मीनिंग में। तो किस चीज का यूज करना, मीडिया का यूज करके, ठीक है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो डाइवर्सिटी के लोग हैं उनको एक साथ ला करके बातचीत कर सकते हैं इनके थ्रू, ये चीज कह रहा है इस पूरे पैसेज में। आया समझ में? एमंग सिविलाइजेशन और कल्चर्स के बीच में, ठीक है, बात कर सकते हैं, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे का बारे में समझ सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। 2000, अब यहाँ से देखो, यहाँ से सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट दिया हुआ है। 2001 में यूनेस्को ने जो है अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दिया, पूरे यूनिवर्स में एक डिक्लेरेशन दिया कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, कल्चर डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया इसने, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 2002 में जो है यूएन जनरल ने जो है वो रिजोल्यूशन लाया, जिसमें उन्होंने 21 मई को एक डेट फिक्स कर दिया, जिस दिन हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाते हैं, 21 मई को उसने फिक्स कर दिया। फिर 2015 में सेकेंड कमिटी ऑफ यूएन जनरल, जो सेकेंड कमिटी बैठी यूएन जनरल की 2015 में, उसने जो है वो अनएनिमसली एडप्ट कर लिया रिजोल्यूशन को, यानी कि उसने लागू कर दिया, एडप्ट कर लिया, ले लिया सब, एक सर से कहो लागू कर देना, ठीक है, एडप्ट कर देना रेजोल्यूशन ऑफ कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। अनएनिमसली मतलब क्या होता है कि किसी का भी वहां पे मना नहीं किया गया, कोई उसके अपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ, ऐसा समझ में, सबका वहां पे क्या मिला, सहमत मिला कि ठीक है लागू कर दो, उसी को कहते हैं अनएनिमलस। आया समझ में? उसी को कहते हैं अफर्मिंग कल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू द 3 डायमेंशनल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको 3 डायमेंशनल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हर तरीके से हम लोग जो है डेवलपमेंट के लिए लागू कर दिए, ठीक है, जो भी कल्चरस होगा उससे सब जगह का डेवलपमेंट होगा। एक्नॉलेजिंग फर्दर द नेचुरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड रिकॉग्नाइज दैट कल्चरल एंड सिविलाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टू एंड ए क्रूशियल एनेबलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनेबलर्स मतलब क्या होता है, अभी पढ़े थे हम लोग, देखो एनेबलर्स क्या होता है, यहाँ देखो, ये लिखा है क्या, ये देखो एनेबलर्स मतलब सक्षम करता, मतलब सक्षम करता होता है, उसी को कहते हैं एनेबलर्स, सक्षम करता, ठीक है, जो सक्षम है उस चीज के लिए, ठीक है, उसी को कहते हैं एनेबलर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो भी क्रूशियल एनेबलर्स थे, जो उसके लिए सक्षम थे, उन सबको इस चीज का फायदा मिला, डेवलपमेंट हुआ। समझ, द डे प्रोवाइड्स अस विथ एन अपॉर्चुनिटी टू डिपेंड, बहुत गहराई से सोचा गया, ठीक है, अंडरस्टैंड किया गया वैल्यू ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी को, एंड अचीव किया गया गोल को, यूनेस्को के द्वारा जो चीज लागू हुआ था, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन, और प्रोटेक्ट किया गया और उस चीज को आगे बढ़ाया गया और अडॉप्ट किया गया 20 अक्टूबर 2005 को, उस चीज को अडॉप्ट कर लिया गया। ये था पूरा पैसेज, उसके बाद ये पूरा इधर मीनिंग है, मीनिंग देख लेना किसको क्या कहते हैं, ऐसा समझ में। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, मीनिंग समझ जाओगे ना सबका, सबका सब तो लिखा ही हुआ, पढ़ के समझना है बस। ये चीज हो गया, यहाँ पे आते क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन अब करो, समझा दिए आप खुद से करो। Understanding of the above passage. कह रहा है कि रीडिंग के बेसिस पे और जो तुमने समझा उसके बेसिस पर यूनेस्को जो लीड कर रही है एक सेलिब्रेशन, वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा समझ में, उसके बारे में 2 लिस्ट करो, 2 लाइन लिखो, उसके बारे में 2 लाइन लिखो, ऐसा समझ में। तो सिंपल सा चले जाएंगे पैसेज पे जहां इसके बारे में बात हुआ है, वहां से कुछ समझ करके या तो पूरा पैसेज को वहां से उठा करके लिख लेंगे,
या फिर अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो, द यूनेस्को लीड करती है सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे एंड कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, किस चीज को, किस चीज के लिए, तो हाईलाइट करने के लिए वर्ल्ड्स के कल्चर को, लेकिन और किस चीज के लिए, तो इनिशियल सॉरी एसेंशियल रोल ऑफ इंटरकल्चरल डायलॉग फॉर अचीविंग पीस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस चीज को अचीव करने के लिए। तो इसी में से अपने से बना करके क्या करना होगा, लिखना होगा, इसी में से अपने से बना करके क्या करना होगा, लिखना होगा। आया समझ में हाँ कि नहीं आया? तो इसका आंसर यही, इसका आंसर जो है यहाँ से लेकर के, अगर तुमको खुद से बना के नहीं लिखना आता है तो हाईलाइट से लेकर के डेवलपमेंट तक छाप भी दोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या तो हाईलाइट से लेकर के एक बार तुम यहाँ तक कल्चर तक छाप देना, एक पॉइंट हो गया, हाँ और दूसरा पॉइंट ऑल्सो से लेकर के डेवलपमेंट तक छाप देना, पूरा नंबर में ठीक है। पूरा नंबर अब उसके ऊपर है तो वो देगा कि नहीं देगा, ठीक है। वैसे मिल जाएगा पूरा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टू हाईलाइट रिचनेस ऑफ वर्ल्ड्स कल्चर, पहला पॉइंट हो गया, जो अभी पढ़े थे हम लोग, रिचनेस ऑफ वर्ल्ड कल्चर को हाईलाइट कर रहा था ना। हाँ और दूसरा, टू प्ले इसेंशियल रोल ऑफ इंटरकल्चरल डायलॉग फॉर अचीविंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खूब वही उठा के छाप दिया है। आया समझ में? यही दो पॉइंट लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो वही बोले थे ना कि पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लोगे तो पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आया समझ में? देखो, पहला ही लाइन से तुम्हारा एक आंसर क्लियर हो जाता, क्वेश्चन अगर पढ़ के गए रहते तो। कोई दिक्कत है? तो ऐसे करना होगा तुमको। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट करो ऑप्शन जो सेम मीनिंग निकाले, यानी कि corresponds टू द मीनिंग, यानी कि एकदम corresponding मीनिंग निकाले, एक जैसा मीनिंग निकाले, उसी को कहते हैं correspond टू द मीनिंग। यानी कि ये जो यहाँ से पैसेज में से एक पैराग्राफ उठा लिया पूरा, अब इस पैराग्राफ में जो भी मीनिंग निकल रहा होगा, पैराग्राफ, ठीक है, हाँ पैराग्राफ 2 से उठाया गया, जो भी मीनिंग इससे निकल रहा होगा इस पैराग्राफ से, ठीक है, सेम मीनिंग का कोई लाइन इधर दिया होगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, और उसी को टिक करना होगा। आया समझ में? लेकिन एग्जामिनर एक चालाकी लगाता है कि ये जो पैसेज में यहाँ पे उठा के दिया है, इसमें पूरा डिटेल में बात हुआ होगा, लेकिन तुमको ऑप्शन 4 में से 3 ऑप्शन ऐसा जाएगा तो आधा आधा बात करेगा। पैसेज में उस चीज के बारे में बात हुआ होगा लेकिन आधा जानकारी देगा वो ऑप्शन, ठीक है। आया समझ में? तो बस पढ़ते ही आंसर नहीं मार देना है, चारों ऑप्शन को चेक करना है कि किस में हमको पूरा पूरा जानकारी मिल रहा है। आया समझ में? चलो, पहले पढ़ते हैं इसको। द रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी हैज प्रूव्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहेशन, एजुकेशनल रिसोर्सेज और पर्सनल वेल बीइंग इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ये चीज तो पढ़े थे, हाँ? पढ़े थे ना। अब इसी से मीनिंग मिलता जुलता बनाना है। तो पहला कह रहा है कि द रियल वर्थ ऑफ कल्चर सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहेशन ड्यूरिंग पेंडेमिक्स, यानी कि पेंडेमिक के दौरान जो है, जो रियल जो कल्चर्स थे सेक्टर के लोग, कल्चर सेक्टर के जो लोग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जनरेट किया कि सोशल जो चीजें थी उनको कहा कि भाई एक साथ रहो, इकट्ठा रहो, एकजुट रहो। ये बात तो हुआ था, लेकिन आधा बात बोल रहा है, पूरा तो बोल ही नहीं रहा है, और भी चीज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, द रियल वर्थ ऑफ क्रिएटिव सेक्टर के लोग, जो क्रिएटिव सेक्टर के लोग हैं, उन्होंने अंडरमाइन किए कि द सोशल कोहेशन, किया एक साथ रहो, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरनेशनल इमरजेंसी। ये भी बात हुआ था, लेकिन ये भी फिर वही दोबारा यही चीज को थोड़ा सा पलट के लिख दिया है, पहला ही ऑप्शन को। नेक्स्ट आओ, दूसरा है कि क्वेश्चनिंग द रियल वर्थ ऑफ क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग एजुकेशन रिसोर्स, एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में उन्होंने जनरेट किया था, पढ़ाई लिखाई के बारे में चीजें करवाई थी उस दौरान ड्यूरिंग इंटरनेशनल इमरजेंसी। ये भी हुआ था, लेकिन आधा फिर है, एक चीज को बोला तो दूसरे को फिर छोड़ दिया। नेक्स्ट आओ, हाईलाइट किया रियल वर्थ ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर के लोग, जो जनरेट किए, क्या जनरेट किए, सोशल कोहेशन, एजुकेशन रिसोर्स ड्यूरिंग इंटरनेशनल इमरजेंसी। तो ये पूरा दे रहा है वो चीज, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मीनिंग मिल रहा है इन तीनों के अलावा, ठीक है। तो यही हो जाएगा, समझ में आया? पेंडेमिक का मतलब क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया है, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ लोगे? देख लो किस तरीके का पीपीटी बनाया गया है कि कोई भी अगर बीच में भी वर्ड दिख रहा है जो हमको लग रहा है कि तुम लोग बताना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेगा, तो वो चीज उसी पीडीएफ में, उसी पीपीटी के उसी पेज में सामने लिख दिया गया है हाईलाइट करके। आया समझ में? नहीं आ रहा है? तो ये देखो वही हो जाएगा आंसर इसका, समझ में आया? डी वाला। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट करो जल्दी जल्दी, टाइम होने वाला है। ऑन द बेस्ड ऑफ द रीडिंग पैसेज, 40 वर्ड में तुमको आंसर देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कैन बी अचीव्ड, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो साइड में लिखा है, आया समझ में। 40 वर्ड में लिखना है। तो देखेंगे पैसेज में चलते हैं कि कहाँ पे अचीव के बारे में बात हुआ है, वहीं से उठा लेंगे, इतना मेहनत क्या करेंगे, वहां से उठा लेंगे तो हमें नंबर जरूरी रहेगा कि मिल ही जाएगा एकदम, क्या पक्का मिलेगा। देख लेते कहाँ बात हुआ है एडॉप्शन के बारे में चीजों की। हम लोग एक जगह पढ़े थे कहीं एडॉप्शन के बारे में कुछ, हाँ ओपन गोल वहाँ पे द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे है द 17 सस्टेनेबल। हाँ देखो, द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैन बेस्ट बी अचीव्ड, लिखा है ना। हम लोग इसको अच्छे तरीके से अचीव्ड कर सकते हैं। कैसे कैसे भाई, हाँ बाई कैसे कैसे, तो ड्रॉइंग अपॉन द क्रिएटिविटी पोटेंशियल ड्रॉ करके, किनके किसके बीच में, तो जो वर्ल्ड के डाइवर्सिटी कल्चर्स उनके बीच में, कैसे, तो एंगेज करके उनको, ठीक है, कंटिन्यूअसली डायलॉग करके, ताकि हम इंश्योर कर सके कि सबको बेनिफिट मिले पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो भी होगा उन सब। है समझ में। इसी को अपने लाइन में बना के लिख लोगे, या फिर नहीं टाइम है तो इसी को छाप दोगे तो भी मिल जाएगा आंसर। अगर टाइम नहीं है तो, अगर टाइम है एग्जाम, ठीक है, तो फिर अपने से बना के कोशिश कर लो लिखने का, ठीक है। लेकिन अब पता है कि उनको बना के लिखने भी नहीं आता है तो फिर इसी को लिख देना उठा के, ऐसा समझ। नहीं तो ग्रामेटिकली अगर गलत होगा, चाहे स्पेलिंग गलत होगा तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। आया समझ में। देख लेते इसका आंसर, देखो, ड्राइंग अपॉन द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्स कल्चर, engaging in continuous dialogue to ensure that all the member of society benefits from sustainable development। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक छाप ही दिया है, ठीक है। तो जब एग्जामिनर छाप रहा है तो तुम भी छाप देना, तुम भी क्यों मेहनत करोगे। आ गया समझ में। ये एग्जामिनर का है। एग्जामिनर का है। अभी तुम लोग को दिखाएंगे, अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लाए हैं पूरा पीपीटी में है, अभी तो आज नहीं हो पाएगा, जब वो आएगा पैसेज तब दिखाएंगे। टॉपर्स कैसे लिखा है, टॉपर्स का कॉपी का फोटो खींच के लाए हैं, ठीक है। उसने अपना आंसर राइटिंग कैसे लिखा है, रीडिंग पैसेज का आंसर, ऐसा समझ में, वो भी दिखाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर, राइटर का टोन क्या है इसको बोलने में, 40 वर्ड में लिखना है। कल्चर डाइवर्सिटी इज एन एसेट्स, कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो एक एसेट है, ये बोलने का राइटर का टोन क्या है। तो एक काम करेंगे, तुम लोग टोन पर जो है ना एक पूरा क्लास ले लेंगे, इसमें पूरा टोन के बारे में पढ़ा देंगे तुम लोग, ठीक है। कि मान लो कि हम इसको पढ़ें तो हमको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि आखिर ये राइटर वहां पे किस बात से लिखा है कि कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो एसेट्स है, ठीक है। पॉजिटिव वे में लिखा है कि निगेटिव वे में लिखा है, तो वही चीज होता है टोन पैसेज का, ऐसा समझ में, उसी को टोन कहते हैं। तो वो पूरा चीज हम लोग पढ़ लेंगे, एक क्लास में खत्म हो जाएगा वो टोन पैसेज, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि वो जो राइटर है उसका भाव क्या है, तो पॉजिटिव वे था, पॉजिटिव में लिखा है कि कल्चर डाइवर्सिटी भाई एसेट है एक तरीके का, तो पॉजिटिव वे है, जिसे अप्रिसिएटिव भी कह सकते हैं कि अप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है, कि भाई एक तरीका कल्चर डाइवर्सिटी हमारा एक क्या है, एसेट है, एसेट्स है, ठीक है। तो वही चीज है, ऑप्टिमिस्टिक के बारे में बात कर रहा है, ऐसा समझ में, ये ऐसा स्टेटमेंट है, बस यही लिख देना है वहां पर, ऐसा समझ में कि नहीं आया, उसी को लिख देंगे। नेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे लिखा भी है, एनी अदर रिलीवेंट रिस्पॉन्स फॉर टोन मस्ट बी एक्सेप्टेड, अगर तुमको और कोई टोन में यहाँ पे लग रहा है कि और भी यूज चीज हुआ है तो वो भी लिख सकते हो, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा अगर सही होगा तब, यहाँ पे लिख दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो राइट वहां पे एग्जामिनर लिखा है वही सही होगा, तुम्हारे हिसाब से अगर कुछ और लग रहा है तो लिखो, ठीक है। अगर तुम सही हो, ठीक है, अगर तुमने लिखा कि तुम मेरे हिसाब से ये है, एग्जामिनर को लगा कि हाँ ठीक ही बोल रहा है कि अच्छा है, ये भी हो सकता है, अगर लग उसको रहा है कहीं गलत लग रहा है तो फिर काट देगा वो, कि ऐसे अटपटा लिख दिया है, ऐसा समझ में। नेक्स्ट, ब्रिजिंग द गैप, लो आ गया क्वेश्चन, पैराग्राफ 4 का। ब्रिजिंग द गैप का मतलब क्या होता है, क्या वाइडिंग द डिफरेंस, डिफरेंस को और वाइड करते चली जाओ, कनेक्ट करना दो डेस्परेट आइडियाज को, दो डेस्परेट आइडिया मतलब कि जो पहले कभी अलग हो गए हो उनको कनेक्ट करना, डेस्परेट मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सपोर्टिंग द ब्रिज, ब्रिज को सपोर्ट देना, फिलिंग द स्पेस बिटवीन टू कनेक्टिंग थिंग्स, दो कनेक्टिंग थिंग्स के बीच में स्पेस फिल करना स्पेस को, जी नहीं गलत, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि पुराने चीज को कनेक्ट कर रहे हो ना, ये तो फिलिंग द गैप, कोई गैप चीज है उसको तुम फिल कर रहे हो, अब क्या पता वो पहले था जो ज्वाइंट की नहीं था, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है ना कि डिस्पेरेट आइडिया। अब वैसे भी पूरे पैसेज में आइडिया के बारे में बात हुआ है, ना कि किसी चीज को फिल करने के बारे में बात हुआ है, आया समझ में। कल्चरल डाइवर्सिटी को आइडिया के बारे में बात हुआ ना, कि उनको एक साथ मिलाना होगा तभी चीजें ग्रो होंगी, यानी आइडिया दे रहा था उस चीज के बारे में, तो आइडिया के बारे में बात हुआ है, ना कि किसी चीज को फिल करने के बारे में बात हुआ है,
यहाँ पे एग्जामिनर तुम लोग को घुमाना चाहता था 1 नंबर का क्वेश्चन में, तो बहुत से बच्चे घूम भी गए होंगे उस दौरान। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे जो ये चीज लिखा हुआ है इनका साइनोनिम बताना है। साइनोनिम इन द सेंस कि कौन से ऐसे दो चीज हैं, दो एक ही तरीके के वो निकाल रहे हैं, मीनिंग निकाल रहे हैं। जैसे रिचनेस एंड पॉवर्टी, यानी कि अमीरी और गरीबी, तो और ऐसा कौन सा वो है लाइन जो अमीरी गरीबी को दिखा रहा है, तो देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल, जो कि इसके जैसा है नहीं, है तो अलग चीज है, तो नहीं होगा। रिडक्शन एंड प्रमोशन, कम होना और बढ़ना। नेक्स्ट इसेंशियल, जरूरत है, और इंट्रिंसिक मतलब हम लोग सामने से सोचे पढ़े थे कि इसेंशियल ही होता है, जरूरत ही होता है। अर्जेंट एंड क्रूशल, तो देखो जो चीज जरूरी है वो अर्जेंट भी है, जो चीज जरूरी है वो अर्जेंट भी तो होगा। भाई जरूरी है, एकदम अर्जेंट है भाई, दे दो, एकदम जरूरी है, हाँ। इंट्रिंसिक मतलब भी जरूरी है, क्रूशियल मतलब भी जरूरी ही होता है भाई, क्रूशियल एकदम यार, एकदम अब लास्ट चल रहा है, एकदम क्रूशियल टाइम चल रहा है भाई, एकदम जरूरी है, दे दो कुछ चीज, है कि नहीं। यानी ये दोनों मीनिंग एक दूसरे का सेम निकाल रहे हैं, डी और ई, तो यही करेक्ट होगा। तो डी और ई यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आया समझ में? इस तरह के भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं पैसेज से। आया समझ में? देखो यही हो जाएगा यहाँ पर, डी और ई हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? डेस्पेरेट, डेस्पेरेट का मतलब होता है विच चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्प्लीटली, यानी कि किसी वर्ड को क्या कर देता है, कम्प्लीटली चेंज कर देता है, ठीक है, फिर उसी को कनेक्ट कर रहा है दोबारा, मतलब कि मीनिंग चेंज हुआ लेकिन फिर उसको कनेक्ट कर रहे हैं, यानी वही पुराना चीज को फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, वही होता है। नेक्स्ट दो और बचे हुए, लास्ट है। द सेकेंड कमिटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली इन 2015 एडप्ट, क्या एडप्ट किया था, ये तो पैसे में मिल जाएगा, देख लेंगे। नेक्स्ट इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, वो जरूरी है, अर्जेंट है, नेसेसरी है, किसके लिए, पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए। क्या जरूरी था, ये भी पैसे में मिल जाएगा, दोनों को देख लेते हैं कहाँ है। देखो, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द कल्चर इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, ये तो पूरा पूरा पैसेज भी था, ये तो 1 नंबर ऐसे मिल जाता तुम लोगों को, पैसेज पढ़ रहे थे। आ गया समझ में? और एक जो है वो वाला, वो इधर ही देखो, कहीं ना कहीं होना चाहिए, मिल जाएगा ना कहीं तक। लेकिन हाँ, अगर तुमको ये वाला ऑप्शन अगर यहाँ पे मिल गया है तो उसके नीचे कोशिश किया करो देखने का, उसके नीचे इन द सेंस कि अगर तुमको ये चीज ब्रिजिंग द गैप तुमको अगर इधर मिला है ना यहाँ पर, इसके बाद अगर, क्योंकि वो लास्ट वाला क्वेश्चन तो इसके बाद ही आया है ना, इसके पहले आया है, इसके नहीं, ये सबसे लास्ट में आया था, ठीक है, तो यानी ये यहाँ पे नहीं लगेगा जो हम बता रहे थे, इधर कहीं फिर होना चाहिए। हाँ देखो, इन 2015 द सेकेंड कमिटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली, एकदम हूबहू वही छापा है क्वेश्चन, वही छापा है ना। अनएनिमसली अडॉप्टेड, किस चीज का अडॉप्ट किया, द रिजोल्यूशन ऑफ कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अफर्मिंग, ये पूरा यहाँ से लेकर के जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक क्या कर देंगे, छाप देंगे, ठीक है, यानी यहाँ तक, लेकिन इतना ही मत छापना, अपने से कुछ बना उना के लिख देना इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स था तो वो थोड़ा ही लिखना, ज्यादा मत लिखना उसमें, ठीक है। हम्म, ये देखो सही है नहीं, ये देखो ब्रिजिंग द गैप है, और इसका है द रिजोल्यूशन से लेकर के अफर्मिंग कल्चरल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हो गया तुम्हारा एक और पैसेज कंप्लीट। तो आज हम लोग का होता है डिस्कसिव पैसेज के लिए जो डेमो था डिस्कसिव का, वो हम लोग का होता है कंप्लीट। डेमो इन द सेंस कि जो हम लोग को समझना था कि डिस्कसिव पैसेज को कैसे सॉल्व करना होता है, वो हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब तुम समझ चुके हो, अब खुद से उसको प्रैक्टिस करना है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा और अच्छा होता चला जाएगा। समझ में आया? ये नहीं है कि एक ही बार में अब अच्छा हो गया, इतना भी नहीं हो गया कि अच्छा हो गया, 2-3 क्लास में अच्छा हो गया, नहीं। लेकिन हाँ, एक जो नॉलेज दिया गया कि कैसे सॉल्व करना है, उसी नॉलेज के बेसिस पे अगर जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना उसमें परफेक्ट होता चला जाएगा। अब जो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा वो परफेक्ट ही नहीं होगा। आ गया समझ में? तो जो बताए हैं कि डेली प्रैक्टिस करना है तो वो डेली करना है, चाहे जो भी स्थिति हो उस दिन, चाहे संडे हो, चाहे त्योहार हो, चाहे जो हो, एक आधा घंटे का समय निकाल करके प्रैक्टिस कर लेना है चीजों को। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? ये चीज करना है, टाइम हो गया है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये देखो ये है ना, अब यहाँ से फैक्चुअल पैसेज स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है। एक काम करते हैं, देखो अब तुम लोग का बार बार हमको होमवर्क बोलना नहीं पड़ेगा, खुद से जो तुम्हारा इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश का बुक हम पैसे जब नहीं देंगे, इंग्लिश का जो बुक है तुम लोग का, उसका जो पहला कहानी है, फर्स्ट ही कहानी से स्टार्ट करो, निकाल करके इंग्लिश का बुक, ठीक है। और उसका 10 लाइन कल का होमवर्क है, ऐसे डेली 10-10 लाइन पढ़ के आना है, ठीक है। और उस 10 लाइन में जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा होगा वर्ड मीनिंग, ठीक है, उसको कॉपी में लिखना है। और उस 10 लाइन को, उस वर्ड मीनिंग को लिखने के बाद, समझने के बाद, उस 10 लाइन को समझ करके आना है। आया समझ में? ये चीज कर करके आना है, कल हम रोज डेली कॉपी चेक करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? ये चीजें करना है। आया समझ में? डेली का ये होमवर्क रहेगा कि नहीं आया? इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का 10 लाइन। फर्स्ट चैप्टर, अब जैसे फर्स्ट चैप्टर मान लो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, सिर्फ 10-10 लाइन, डेली 10-10 लाइन करना है। ठीक है। आ गया समझ में? जैसे ऐसे करना है। हिंदी का फर्स्ट पैरा पढ़ लिया, उसमें से 10 फर्स्ट पैराग्राफ नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 10 लाइन पढ़ना है। के 10 लाइन। 10 लाइन यानी एक लाइन कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा, ऐसे करके 10-10 लाइन डेली पढ़ना है। उसमें से जो मीनिंग तुमको नहीं समझ में आया उसको सर्च करके लिखना है, समझना है, क्या समझ में, और फिर उसको ला करके याद करना है बैठ करके, ताकि हम यहाँ लाओगे जब जो वर्ड मीनिंग लिख के लाओगे पूछेंगे भी कि देखे तुमको याद है कि नहीं है, उससे काम किए तो। इससे देखना इंग्लिश तुम लोग का मजबूत हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। वर्ड के मामले में तो पावर तो तुम लोग का पकड़ बन जाएगा, वर्ड पावर पे पकड़ बन जाएगा। रीडिंग कंप्रेhension जो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में तुम लोग 5 मिनट लगा रहे हो, ठीक है, पहले दिन यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में 5 मिनट लग रहा है, पहले दिन वहां से यहाँ तक